नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अमृत तिवारी आप सभी का गैलेक्सी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए गैलेक्सी क्लासेस एक एसएससी का ऑनलाइन बैच लेकर के आ रहा है और आप सभी को पता है कि एसएससी में जनरली 4 विषय पूछे जाते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, जिसमें हर विषय के 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। और हर विषय में आप अगर देखेंगे तो 50 नंबर का हर विषय होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी अगर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे तो हर एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का होगा तो रीजनिंग आपकी 50 नंबर की होगी। तो मैं अमृत तिवारी आप सभी के साथ रीजनिंग डिस्कस करने वाला हूं। आज हम सभी लोग बात करेंगे कि रीजनिंग में किस तरीके से हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर कर पाएँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 90% से ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए। तो 90% का मतलब क्या हुआ कि अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं और 50 नंबर की रीजनिंग आनी है तो 50 नंबर में आपको 45 से ज़्यादा नंबर पाने होंगे। और 45 से ज़्यादा नंबर कैसे आएंगे, वही आज इस पूरी क्लास का थीम है। ठीक है, तो चलिए हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं, हमारा पूरा सिलेबस क्या होगा, हमें पढ़ना कितना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है कि हम 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, देखो, अगर हम एसएससी एग्ज़ाम की बात करें तो बच्चा सबसे हल्के में अगर किसी सब्जेक्ट को लेता है तो वो है रीजनिंग। हल्के में लेने का अर्थ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि रीजनिंग में तो हम सबसे अधिक मार्क्स पा सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर स्टूडेंट मात खा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 50 नंबर की रीजनिंग में लगभग 30 से 35 नंबर आसानी से पा लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का होता है जो 45 से ऊपर स्कोर कर पाते हैं रीजनिंग में, क्योंकि बाकी जो विषय हैं वो आपके मैथ्स, इंग्लिश और जीएस हैं, जिनमें स्कोर कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए रीजनिंग आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए हम सीक्वेंस से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सिलेबस कुछ इस प्रकार से नहीं लिखा है कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने कुछ इस प्रकार से स्लाइड तैयार कराई है जिसमें आपको ये दिखे कि विगत कुछ वर्षों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, जिससे आपको उस टॉपिक का इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा भी लग जाए और आपको लगे हाथ सिलेबस भी पता लग जाए। तो चलिए पहली स्लाइड हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग उन टॉपिक्स को देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आए हैं। जैसे कि आप देखो तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि टोटल 1 से लेकर के 10 टॉपिक के लिस्ट है। चूँकि टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए ये 2 स्लाइड में क्वेश्चन पूरे जो टॉपिक के लिस्ट है वो बनाई गई है। तो आप यहाँ पर देखोगे एनालॉगी, ऑड वन आउट, सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कुछ इस टाइप के टॉपिक्स लिखे गए हैं। उनमें 2016-17 के क्वेश्चन आए हैं। कितने कितने क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे गए हैं। 2017-18 में, 19-20 में कितने कितने क्वेश्चन हर टॉपिक से आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया है। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अगली स्लाइड में 11 से लेकर के 20 तक के टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो इनकी संख्या थोड़ी कम होती जा रही है क्वेश्चंस की। मतलब अगर आप पहले पेज की अपेक्षा इसकी तुलना करें तो पहले पेज पर वो सारे टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे थे। यहाँ उन टॉपिक्स को रखा गया है जिनकी संख्या थोड़ी सी परीक्षा में कम है। आप देखो टोटल 25 क्वेश्चन हैं, हर साल पूछे हुए हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया कि लगभग ये 20 टॉपिक हमें पढ़ने हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनिंग क्या है एसएससी की परीक्षा में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो एसएससी की परीक्षा है, चाहे आप सीजीएल की परीक्षा दें, चाहे आप सीएचएसएल की परीक्षा दें, दोनों ही परीक्षाओं में
आप देखोगे तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन की आती है, 50 नंबर की आती है, और दोनों ही परीक्षाओं में सबसे आसान रीजनिंग ही होती है, जैसा कि हमने शुरू में भी चर्चा करा। अब आपका जो कट ऑफ बनता है, अगर हम एसएससी की बात करें तो कट ऑफ जो बनता है वो पर सेक्शन ना होकर के ओवरऑल कट ऑफ होता है। ओवरऑल का मतलब क्या है कि उसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस सबके मार्क्स ऐड होकर के कट ऑफ बनती है। तो अगर आप रीजनिंग को ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही प्री में पूछे जाते हैं, और दोनों में से कोई ना कोई एक विषय जरूर लगभग हर स्टूडेंट का कमज़ोर होता है। तो भाई आप किसी ना किसी में तो स्कोर करोगे। और अगर हम सीजीएल को बेस बना लें तो सीजीएल में आप लोगों को पता होगा कि प्री और मेंस दोनों के मार्क्स ऐड होकर के फिर हमारी फाइनल कट ऑफ बनती। तो आपका जो रीजनिंग है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री में ही वैल्यू रखता है। रीजनिंग आता तो सिर्फ प्री में है, मेंस के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्कोर करते हो तो आप अगर प्री के अंदर सपोज करिए कट ऑफ अगर 120 नंबर की आई है और आपने स्कोर अगर 150 कर लिया, तो ये जो 30 नंबर का आपने डिफरेंस ले लिया है ये कहीं ना कहीं मेंस के अंदर आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और इसमें आपका रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट कर दें तो रीजनिंग में आप आसानी से 45 से ज़्यादा नंबर पा सकते हो। मतलब आप 20 से अधिक प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो आप आसानी से इसमें 50 के आसपास पहुंच सकते हो। बाकी कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें आप श्योरिटी से कह पाओ कि नहीं ये मेरे 50 के 50 सही ही हैं। मैथ्स की थोड़ी बहुत गारंटी ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ना है, ठीक है। और अब अगर हम पिछले कई सालों से देखें तो परीक्षा का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। आपको वहाँ पर प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा सा हाई होता हुआ दिखेगा। आप अगर इस साल का कट ऑफ भी देखेंगे, 2021 का अगर आप कट ऑफ देखें तो विगत कुछ वर्षों की अपेक्षा इस बार कट ऑफ में भारी कमी देखने को मिली है। लगभग 12-13 नंबर की कमी देखने को मिली है कट ऑफ में। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि पेपर का लेवल अब बढ़ता जा रहा है। अब आप किसी भी विषय को बहुत हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। तो रीजनिंग आपका सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको भी आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का एक प्रश्न होता है कि सर क्या पढ़ें, रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ के जाएं, रीजनिंग को हम कैसे पढ़ें, कितनी देर पढ़ें इसको। तो इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर आपको 2-3 वाक्य में समझा देते हैं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात तो किसी अलग किताब के चक्कर में मत पढ़ना। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर बताइए कौन सी हम किताब मार्केट से खरीद लें कि हमें रीजनिंग आ जाए। आपको कोई भी अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि आपके लिए गैलेक्सी क्लासेस एसएससी की ऑनलाइन क्लास लेकर के आया है। अगर आप सिर्फ क्लासेस को ध्यान से पढ़ लिए, तो मैं रीजनिंग के लिए बता रहा हूं कि आप सिर्फ अगर क्लासेस ध्यान से पढ़ लिए, क्लास के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए, और यहाँ से जो आपको क्लास नोट्स दी जाएगी या फिर यहाँ से जो बुक्स दी जाएंगी, अगर आप सिर्फ उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लें। जैसे सपोज करिए कि हमने आपको किसी दिन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया और आप घर पर जाकर के उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन हैं किताब में वो सारे लगा लिए उसी दिन, तो अब उसके बाद सिर्फ आपका एक काम ये रह जाता है कि आप मॉक टेस्ट कितना दे रहे हैं, आप कितना स्पीड टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट का अर्थ ये है कि जैसा आपका पेपर होता है सेम वैसा ही एग्ज़ाम आपको गैलेक्सी क्लासेस के ऐप पर भी देखने को मिलेगा। तो आप डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन तब दे सकते हैं जब आप कुछ टॉपिक पढ़ लें। तो जैसे हमने नाम लिया कि कोडिंग डिकोडिंग अगर हमने पढ़ाया
तो पहला काम तो ये है कि आप बुक के जितने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे लगा लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने क्लास में बता दिया है, अब आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन चाहिए। तो किताब कोई भी ऐसी मत परचेज करिएगा जिसमें कॉन्सेप्ट दिया हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप किताब से पढ़ करके बहुत ईजिली नहीं सीख पाओगे, और अगर किताब से सारी कॉन्सेप्ट सीख ही जाते तो फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको किताबें सिर्फ इसलिए चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिलें उसी टॉपिक के, और स्पेशली एसएससी की रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप रीजनिंग की कोई अलग से किताब खरीदें। इसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अगर आप मार्केट से कोई किताब खरीदते हैं तो उसमें लगभग हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस पड़े होते हैं, लेकिन आपको तो टारगेट सिर्फ एसएससी करना है। तो इसलिए आप क्लासेस करिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉपी में नोट डाउन करिए जो भी सर लोगों द्वारा बताया जाए, और फिर आप उसके क्वेश्चंस को बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार जब आपके 2-3 टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाए फिर मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। और कितना टाइम देना है पढ़ने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना कमज़ोर है। हम ये मान के चलते हैं कि रीजनिंग लगभग स्टूडेंट की अच्छी होती है, तो आपको रीजनिंग पर घर पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर आपने क्लासेस कर रखी है तो डेली आप आधे से 1 घंटा अगर रीजनिंग को देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। वो भी इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश ज़्यादा मत करिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें और कितने समय में पूरा करें। तो हमने जैसा कि बताया है कि मॉक टेस्ट आपको गैलेक्सी क्लासेस के ऐप से मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर एडमिशन लोगे तो ये सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। उसके बाद टाइम कितना दें, कितने समय में हम इसको पूरा करें, तो जैसा कि हमने बताया है कि रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन की आएगी अगर सीजीएल का प्री है तो, और सीएचएसएल में तो एक ही पेपर होना है तो वहाँ भी 25 क्वेश्चन आता है, और 1 घंटे में आपको सारे सब्जेक्ट करने होते हैं, मतलब रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। अब उसमें 1 घंटे में हर सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको समय कुछ ऐसा डिवाइड करना है कि जो डिफ़िकल्ट सेक्शन है उसमें हम ज़्यादा समय दें और जो आसान है उसमें कम समय दें। तो मेरे हिसाब से मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपका थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ आपको लगभग 20 से 25 मिनट तो कम से कम देने होंगे। आपको इंग्लिश में भी पढ़ करके सॉल्व करना होगा। तो बचे जीएस और रीजनिंग जहाँ आप थोड़ा सा समय बचा सकते हो। तो आप प्रैक्टिस कुछ ऐसे किया करिए कि जब भी आप मॉक टेस्ट दिया करिए घर पर, या फिर प्रैक्टिस सेट अगर आप ऑफलाइन भी किताब से लगा रहे हो तो आप अपने पास एक स्टॉप वॉच रखिए। आप अपने मोबाइल में या फ़ोन में या फिर घड़ी में स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। 15 मिनट सेट कर सकते हैं कि 15 मिनट में ही हमें सारी रीजनिंग करनी है, चाहे जितने क्वेश्चन हो जाएं। जब आप स्टॉप वॉच लगा करके करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकेंगे, और जब आप ऐसे 20-25 सेट कर ले जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन तक आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल टाइम मैनेजमेंट आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ ये आती है कि सर क्या पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है हमें? जैसा कि हमने आपको पहले स्लाइड दिखाई थी कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो देखो ये जो सर्कल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे लिखे गए हैं, शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जैसे मिसिंग टर्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जैसे एम्बेडेड फिगर आ गया, या फिर मिरर इमेज आ गया, या फिर फिगर काउंटिंग आ गया। उसके बाद ऑड वन आउट है, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें हम बॉडमॉस का रूल भी फॉलो करते हैं। एनालॉजी क्लासिफिकेशन है। आप देखो ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 18 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18 प्लस, टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 18 से ज़्यादा क्वेश्चन लगभग इन्हीं 6 से 7 टॉपिक से मिला करके पूछे गए हैं। तो आप पूरे सिलेबस के पीछे ना भाग करके आप इन टॉपिक्स पर भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आने हैं। ठीक है,
अगर 18 प्लस की बात करें, 18 से अगर 2 क्वेश्चन भी बढ़ गए तो मतलब 20 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, यानी आपके 40 नंबर तो सिर्फ इन्हीं 6 टॉपिक से आ जाएंगे। लेकिन लगे हाथ ये भी दिमाग में रखिएगा कि 35-40 तो लगभग हर स्टूडेंट कर ले जाता है, सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जिसका 45 से ज़्यादा होता है। तो आपको रेस्ट टॉपिक की भी प्रैक्टिस करते रहनी है, लेकिन ज़्यादा फोकस इन पर करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ ऐसे प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं जो हमारे एग्जाम में आपको डिफरेंस बताएंगे कि 2017 से 20 तक में परिवर्तन क्या हुआ है। आप देखो, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था कि तैरना का संबंध अगर पानी से है तो बताइए उड़ना का संबंध किससे है। आप देखो सीधे सीधे दिख रहा है कि तैरना पानी, तो उड़ना हवा से संबंधित है। भाई हम तैरते कहाँ पर हैं? पानी में। तो हम उड़ते कहाँ पर हैं? हवा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा। अब इसी पर बेस्ड ऐसा ही एक क्वेश्चन 2020 में भी पूछा है, लेकिन आप देखो कि फर्क क्या है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको फर्क दिखाते हैं। आप देखो यहां क्या हुआ, यहां क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा लंबा लग रहा है देखने में। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको लेंदी करके दे रखा है। आप देखो यहां लिखा है कि जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे होगा। तो अध्ययन करने पर हमें अगर ज्ञान होता है तो कार्य करते रहने पर हमें क्या होता है? अनुभव होता है। तो आंसर इसका अनुभव है। आप देखो लगभग ऐसा ही पिछला क्वेश्चन भी था, लेकिन फर्क यह है कि पिछले वाले में हमें पूरा सेंटेंस लिखा हुआ नहीं मिला था, हमें सीधे सीधे दिख गया कि तैरना का संबंध पानी से तो उड़ना का संबंध हवा से। इस वाले में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ? इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि भाषा को थोड़ा सा जटिल बना करके दे दिया जाता है, जिससे हमारा समय बर्बाद हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस आपकी होगी तो फिर आप आसानी से जान जाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या कहना जा रहा है, और आप आसानी से आंसर्स को टिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एसएससी में जैसा कि हमने आपसे बताया है कि प्रश्नों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सिर्फ कहने पर भरोसा मत करिए, हम आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं कि आपको कैसे ये डिफरेंस पता लगे कि विगत कुछ वर्षों में पेपर का लेवल कैसे हाई हुआ है। आप देखो एक प्रश्न हमने आपके सामने रखा है जो 2017 में पूछा गया था। आप अगर देखो तो बहुत आसान सा प्रश्न है ये। एक सीरीज दे रखा है जिसमें बीच में क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको सिर्फ स्क्वायर्स याद हो तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, सीधे आपको देख करके ही पता लग रहा है कि ये स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं। देखो सबसे पहले 49 लिखा है जो कि 7 का वर्ग होता है, उसके बाद 64 लिखा है जो कि 8 का वर्ग होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो अब पता तो लग ही गया होगा कि 9 का वर्ग आएगा, और 9 का वर्ग 81 होता है। आगे भी वो सीरीज देखिए कंटिन्यू हो रही है कि 100 लिखा है, 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो यानी आंसर यहाँ पर 81 हो जाएगा, सीधा सीधा वर्ग लिखा है। ठीक, अब हम आपको जरा 2020 का एक प्रश्न दिखाते हैं, ये भी सीरीज का ही है। आप देखो इस सीरीज में क्या है ये भी आसान, लेकिन ये पिछले वाले के जितना आसान नहीं है। पिछली बार सीधे सीधे स्क्वायर पर बेस्ड था, इस बार देखो मिक्सअप सीरीज है। इस बार क्या हुआ है? आप देखो तो 11 से 12 हुआ है। 11 से 12 होने में क्या हुआ है कि यहां +1 हुआ है, +1 हुआ है। 11 से अगर 12 हुआ है तो क्या हुआ? +1 हुआ। इसके बाद देखो 12 से 36 अगर हुआ तो 12 से 36 अगर हुआ इसका मतलब इंटू 3 हुआ। पहले +1 हुआ फिर इंटू 3 हुआ। इसके बाद देखो तो 36 से 41 हुआ मतलब +5 हुआ, +5 हुआ। तो एक बार प्लस हो रहा है फिर इंटू हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है फिर इंटू हो रहा है। तो आप देखो अगर हम 41 में देखेंगे तो इंटू होगा, लेकिन किसका इंटू होगा? तो ऑड नंबर्स का इंटू होगा। पहले 1 फिर 3 फिर 5 और उसके बाद 7। तो ये 7 का इंटू करेंगे आप, और 41 में 7 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 287।
और 287 सेकंड ऑप्शन में लिखा है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा होगा कि देखो पिछला क्वेश्चन कितना आसान था और इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़े से प्रश्नों को डिफिकल्ट किया जा रहा है, जिससे कि अब कट ऑफ भी थोड़ी सी कम आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। ये एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और मिसिंग नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी के लिए। आप देखो तो 2017 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। आप देखो तो इस सीरीज को देखते ही, इस मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हो कि आपको करना क्या है। आप देखो कि एक बॉक्स ऐसा है जिसमें बड़ा नंबर लिखा है, बाकियों में छोटा छोटा नंबर लिखा है। यहां पर भी एक बॉक्स में बड़ा नंबर है, बाकियों में छोटा छोटा नंबर है। यहां पर भी एक में बड़ा नंबर है, किनारे किनारे छोटा नंबर है। तो सीधे सीधे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमें इन सभी छोटे नंबर्स को मिला करके बड़ा नंबर पाना है, छोटे नंबर्स को मिला करके क्या करना है, बड़ा नंबर पाना है। ठीक, अब कैसे आएगा, तो चलो जरा देखते हैं कि सबको जोड़ने पर आएगा क्या। तो देखो 8, 6 और 2 को जोड़ने पर तो 96 आएगा नहीं, तो सोचो और कैसे आएगा। तो जरा चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करो तो आ जाएगा 48, और 48 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करो तो आ जाएगा 96। यानी अगर ऊपर के 3 का हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें बड़ी संख्या मिल जा रही है। जरा देखो यही चीज यहां पर भी हो रही है क्या। आप देखो 15 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा, और 30 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी ये भी ठीक है। इसके बाद वाले में आप देखो तो यहां पर भी वही करने वाले हैं हम, यानी इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 120 मिल जाना चाहिए। अब 5 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 30। तो सोचो 30 में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। तो 30 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 120 आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये 17 में पूछा गया था और कितना आसान सा था कि सीधे सीधे क्लिक कर रहा है कि 3 छोटी संख्याओं को मिला के एक बड़ी संख्या बनानी है। ठीक, अब हम आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं जो कि 2020 का है। 2020 वाले प्रश्न में देखो, देखो नीचे लिखा हुआ है एसएससी 2020। यहां पर अगर आप देखो तो इतना आसानी से क्लिक नहीं करने वाला है। इस बार लगभग हर तरफ बराबर बराबर नंबर्स लिखे गए। कई लोगों को लग सकता है कि सर हो सकता है कि सीरीज कुछ इस टाइप से चले, रो वाइज, कि 4, 10, 4, 7 और 4, 5, फिर 15, 7, 8 और 25। हो सकता है रो वाला चले, हो सकता है कॉलम वाला चले। तो ऐसा नहीं है कि आप इसका आंसर निकाल नहीं पाओगे, लेकिन जितना आसान पिछला था कि देखते ही क्लिक कर रहा था, उतना आसान ये नहीं है। देखो लॉजिक क्या है यहां पर। यहां पर या तो हम सोचते हैं कॉलम वाइज या फिर हम सोचते हैं रो वाइज। ठीक है, तो देखो लॉजिक क्या है यहां पर कि अगर हम बीच के 2 अंकों का डिफरेंस ले लें, बीच के 2 अंकों का डिफरेंस ले लें, तो 15 और 14 का डिफरेंस कितना है, 1, और इस डिफरेंस का पहली संख्या में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो 10 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आ जाएगा, 10। इसके बाद से देखो ये 4 और 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4। इसका मल्टीप्लाई उठा करके किस में कर लो आप, 4 में। तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16। और देखो 16 ऑप्शन में लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है, यानी करेक्ट आंसर है। यहां पर भी देखो ये रूल बन रहा है कि नहीं। 6 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ, 2, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो 14, सेटिस्फाई हो रहा है। इनका डिफरेंस देखो तो 25 और 12 का डिफरेंस कितना हुआ, 13, और 13 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 65। यानी आंसर बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन ये पिछले वाले के जितना आसान नहीं था, थोड़ा सा आपको टाइम यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। आई होप यहां तक की बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी कि हमें कैसे तैयारी करना है। ठीक है, अंत में एक हमारी पर्सनल सलाह ये है कि जब भी आप परीक्षा में जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट सलाह ये है कि कठिन प्रश्नों पर समय बर्बाद ना करें। अब पता कैसे चलेगा कि कठिन प्रश्न कौन सा है और आसान प्रश्न कौन सा है। अगर मान लो
कि आप कोई मिसिंग नंबर या फिर सीरीज देख रहे हो जो आपको देखने में लग रहा है कि ये हमसे क्लिक कर जाएगा, आ जाएगा, और आप उसको ट्राई करना शुरू करते हो। आप ट्राई करने गए और आपका 2-4-10 सेकंड बर्बाद हो गया, आपको लग रहा है कि ये अभी क्लिक नहीं कर रहा है। तो बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है कि बात अपनी ईगो पर ले लेता है कि यार हमारी रीजनिंग इतनी अच्छी है, इतना फेवरेट है, और फिर भी हमसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा कैसे नहीं। तो हम उसमें उलझ जाते हैं, हम अपनी ईगो पर बात ले लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप उस पर बुकमार्क टिक करके कहीं आगे चले जाएं, अगले प्रश्न पर चले जाएं। और जब आप अगला प्रश्न कर लें, 2-3 प्रश्नों का सेट जब आप कर लें, फिर अगर टाइम बचे तो आप उस प्रश्न पर दोबारा लौट के आए और तब देखें कि वो प्रश्न क्लिक कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है परीक्षा में कि आपने किसी क्वेश्चन को देखा, वो तुरंत क्लिक ना करे, लेकिन आप 10 मिनट बाद उस क्वेश्चन को देखें तो शायद क्लिक कर जाए। तो आप कभी भी उलझिएगा नहीं, और अगर आपने उसको 2-3 बार देख लिया तब भी नहीं क्लिक कर रहा है तो फिर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा करने से बेहतर है जिसमें आप उलझ रहे हैं, उसको करने से बेहतर है कि आप किसी आसान प्रश्न को कर लें। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि पूरा खेल टाइम का ही है, हम उन क्वेश्चंस में टाइम बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए था, और बाद में जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से हम उसे कर नहीं पाते हैं। तो आप कम से कम सारे क्वेश्चन देख तो जरूर लीजिएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, जो भी ऐसे क्वेश्चन लगे जो डिफिकल्ट हैं उनको आप बुकमार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये हमारी आपको सलाह थी कि आप तैयारी कैसे करें। आई होप आपने वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो चलिए अब हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।